नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे भारत की जलवायु और मानसून के बारे में। आपने काफ़ी बार मानसून शब्द सुना होगा और मानसून को आपने अखबारों में भी देखा होगा। साथ में जलवायु के बारे में भी, जो ऋतुएं हैं भारत में कौन कौन सी हैं और किस प्रकार वो आती हैं और जाती हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बारिश का सीज़न जो हमारा यहाँ होता है वो कौन सा होता है और किस प्रकार यहाँ पे बारिश आती है और किस प्रकार मानसून वापस लौट जाता है, तो वो हम पूरा देखेंगे। और बढ़िया वीडियो होने वाली है दोस्तों, तो पूरी लास्ट तक यह वीडियो देखें और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मानसून भारत में किस तरह आता है और किस तरह यहाँ पर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम जलवायु की बात करें तो भारत में अगर जलवायु की बात करें तो 4 प्रकार के भारत में जलवायु होती हैं। कौन कौन सी जलवायु होती हैं? जो होती हैं, एक तो ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद है आपकी वर्षा ऋतु, उसके बाद है शरद ऋतु और फिर चौथी होती है आपकी शीत ऋतु। जो वैज्ञानिकों ने भारत की जलवायु को 4 भागों में वर्गीकरण किया है इनका। तो 4 प्रकार से कुछ इस प्रकार हैं। जो 4 प्रकार हैं वो है ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु। जलवायु में बदलाव की अगर हम बात करें तो बदलाव किस प्रकार होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे यह फोटो दिख रही होगी। तो बदलाव कैसे होता है, जैसे मान के चलिए अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपकी इक्वेटर है, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर है, विषुवत है। और यहाँ पे ये 23.5 डिग्री का आपका नॉर्थ है और यहाँ पे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री में साउथ में कौन सी रेखा है? यह मकर रेखा है और यह कर्क रेखा है। तो सूर्य का जो बदलाव होता है, सूर्य अंत तक 23.5 डिग्री तक जाता है और फिर विषुव पे आता है और उसके बाद फिर 23.5 डिग्री साउथ में चलता है। तो यहाँ पे हम चित्र के हिसाब से समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु होती है तो वह होती है मार्च से। एक तो सूर्य 0 डिग्री इक्वेटर पे कब रहेगा? मार्च में। और दूसरा कब रहेगा? सितंबर में 0 डिग्री इक्वेटर पे रहेगा। इसलिए आपको बोला जाता है कि दोनों दिन समान होते हैं। तो शायद 21 मार्च या 22 मार्च के आसपास और 21 सितंबर के आसपास का जो दिन होता है वो दोनों ध्रुवों में उस दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य 0 डिग्री इक्वेटर पे उस दिन है, उस समय में या उस महीने में है। तो मार्च में और सितंबर में सूर्य 0 डिग्री इक्वेटर के पास में रहता है। उसका मार्च से जो जून वाला टाइम है वह नॉर्थ की तरफ चलता है, यानी कि जो यहाँ पे हमने पृथ्वी बनाई थी तो सूर्य अब 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ पहुँच रहा है, यानी कर्क रेखा की तरफ आ रहा है। और अंत में कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत होता है, उससे ऊपर फिर सूर्य नहीं जाता है। उससे मतलब 23.5 24 डिग्री या 25 डिग्री पे सूर्य उस तरफ नहीं जाता है, वापस फिर 0 डिग्री की तरफ आने लगता है। तो मार्च से जो जून का समय है उस समय सूर्य अब क्या होता है, तो वह नॉर्थ की तरफ आने लगता है, ठीक है। और उसमें लास्ट में जून में हम कहा जाता है कर्क अयनांत या फिर ग्रीष्म अयनांत, समर सॉल्स्टिस। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि लिखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर में आता है। उसके बाद जून के बाद फिर सूर्य वापस मुड़ने लग जाता है, किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ, 0 डिग्री की तरफ वापस जाने लगता है। तो यहाँ पे वर्षा शुरू हो जाती है। यहाँ पे शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से और जून के बीच में। उसके बाद जब सूर्य 0 डिग्री इक्वेटर सितंबर यहाँ पे जून में है, जुलाई अगस्त बीच में है और सितंबर में फिर वापस 0 डिग्री पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु होती है। और उसके बाद सितंबर से और दिसंबर के बीच का जो समय है वह शरद ऋतु का समय है। यहाँ पे फिर सूर्य अब साउथर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है, जो 23.5 डिग्री का जो मकर रेखा वाला जो एरिया है वहाँ पे आप सूर्य उसकी तरफ आगे अग्रसर हो रहा है। और यहाँ पे शरद ऋतु 21 दिसंबर में वह पहुँच जाता है। दिसंबर के बाद फिर सूर्य वापस अब नॉर्थ की तरफ या 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ वापस आने लगता है। तो वह कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु। उस समय नॉर्थ में काफ़ी ठंड होने लग जाती है और धीरे धीरे, और साउथ में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे उस समय गर्मी का मौसम रहता है। जैसे दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की मान के चलें या उस इक्वेटर भैया 23.5 डिग्री पे जो देश आते हैं, जो महाद्वीप आते हैं, उनमें उस समय गर्मी होती है। तो चलिए आगे और हम थोड़ा सा दूसरे देख लेते हैं। मानसून की अगर हम बात करें, मानसून अरबी शब्द मौसम से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है वायु की दिशा में ऋतुवत व्युत्क्रमण, यानी कि रिवर्स।
बदलाव नहीं हो रहा है। वायु की दिशा पहले ऐसे चल रही थी तो अब ऐसे नहीं चल रही है, सीधे पूरा रिवर्स। वायु जब इधर की तरफ जा रही थी जो, अब वो सीधे वापस उल्टी सीधे रिवर्स हो रही है। व्युत्क्रमण, तभी मैंने व्युत्क्रमण यहाँ पे लिखा है, ऋतुवत व्युत्क्रमण, यानी कि वायु अब सीधे वापस उल्टी दिशा में चल रही है। यह कैसे होता है हम देख लेते हैं। वायु क्या होता है, जो एक मिनट, जैसे मान के चलिए ये भारत का एरिया है, ये हमने भारत का एरिया मान लिया, और यहाँ पर ये समंदर का एरिया, हिंद महासागर वाला एरिया है। तो जो हवाएं यहाँ पे हैं, हवा क्या होता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर हमेशा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर कम होगा। और अगर टेम्परेचर अगर कम है तो फिर प्रेशर क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, वायु दाब जो होता है एयर प्रेशर। तो होता क्या है, जब हवाएं यहाँ पर सर्दी का टाइम है, और सर्दी के टाइम में क्या होता है कि एक जेट स्ट्रीम, जो जेट धाराएं चलती हैं इस प्रकार से कुछ चलती हैं, तो वह चल रही हैं जो पूरे भारत का अगर हम देखें क्षेत्र, तो जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जेट स्ट्रीम इस प्रकार से कुछ चल रही है। और धीरे धीरे जेट स्ट्रीम, क्योंकि सूर्य दूर जा रहा है, सूर्य अब साउथर्न हेमिस्फीयर में पहुँच रहा है, यहाँ पे मकर रेखा में सूर्य पहुँच रहा है, तो जेट स्ट्रीम भी धीरे धीरे अब नीचे की तरफ आने लग जाती हैं। और जो भारत का गंगा का जो मैदानी भाग है वहाँ पे जेट स्ट्रीम आके बैठने लगती हैं। उस जेट स्ट्रीम को हम, यानी कि जेट धारा जो है वो उसको कहा जाता है कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यह उसको कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जो जेट धाराएं हैं सर्दी में, जिनके कारण यहाँ पे बारिश भी होती है, तो वह जेट धाराएं यहाँ पे आके बैठ जाती हैं। और जब जेट धाराएं बैठती हैं तो जेट धाराएं क्या करती हैं, हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करती हैं। और अब क्या होगा, टेम्परेचर क्योंकि कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो अब हवाएं क्या होती हैं कि हवाएं जो यहाँ पे हैं, और जो समुद्र वाला एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर इतनी जल्दी कम नहीं होता, क्योंकि पानी में टेम्परेचर कम होने में समय लगता है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर अभी भी इस हिसाब से, जो स्थल के हिसाब से जो ये वाला एरिया है इसके हिसाब से टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। और हवा का जो रुख होता है वो हाई प्रेशर से हवा चलती है लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पे बना हुआ है अभी हाई प्रेशर, भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, और वहाँ से हवाएं क्या कर रही हैं, अब समुद्र की तरफ वह चल रही है। और हवाएं जब बाहर की तरफ जा रही हैं तो यहाँ पे बारिश होने का तो सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर में बारिश नहीं होगी। बारिश कब होगी, जब लो प्रेशर होगी, हवाएं गर्म होंगी और वो संघनित होंगी, तो वो फिर बारिश कराएंगी। तो धीरे धीरे यहाँ पे यह सारे हवाएं हाई प्रेशर से समुद्र की तरफ, समुद्र में लो प्रेशर इस समय बना हुआ है, तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, जैसा कि उस यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये गर्मी के दिन की बात दिखाई है, लेकिन अगर हम सर्दी की बात करें तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा और यहाँ से हवाएं चलेंगी लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्रिएटिंग विंड। अब ये जो यहाँ पे मैंने पूरा दिखाया है, ये ग्लोब का एक चित्र है। यहाँ पे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, उसके बाद सब ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल वाला एरिया है। सब ट्रॉपिकल हाई से अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अश्व अक्षांश कौन सा है, तो वह सब ट्रॉपिकल हाई, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय वाला, उष्ण से थोड़ा सा कम, तो उपोष्ण कटिबंधीय वाला जो क्षेत्र है वह हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, और वहाँ पे क्या कहलाता है, अश्व अक्षांश भी वह कहलाता है। तो हवाएं कुछ इस तरह से आती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यहाँ से हवाएं इधर की तरफ मुड़ रही हैं और यहाँ से हवाएं इधर की तरफ मुड़ रही हैं, साथ में फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भी हवाएं चलती हैं, इधर की तरफ भी चल रही हैं। तो ये प्रेशर बेल्ट हैं। कितनी प्रेशर बेल्ट हैं, सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई, फिर सब पोलर लो, इस प्रकार से यहाँ पे बेल्ट बनी हुई थी जो प्रेशर बेल्ट होती हैं एयर की। आगे बढ़ते हैं। भारत में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ये आपकी जो यहाँ पे जो चित्र आपको दिख रहा है यह जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम कुछ इस प्रकार से चलती हैं और यह जब उतरती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर बनाती हैं एयर का। इस प्रकार से जेट स्ट्रीम चलती हैं, क्योंकि सूर्य अब कहाँ पर है, मकर रेखा की तरफ बढ़ा हुआ है, दिसंबर का टाइम है, शीत ऋतु का टाइम है, तो जेट स्ट्रीम भी धीरे धीरे इधर आने लग जाएंगी। और जैसे जैसे सूर्य ऊपर बढ़ता जाएगा तो जेट स्ट्रीम भी आगे की तरफ बढ़ती ही चली जाती है। अब ये यहाँ पे हम भारत का देख लेते हैं।
किस प्रकार यह हो रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पे है तो शीत अयनांत यहीं पे बोला जाता है, जब मकर रेखा की तरफ सूर्य आ जाता है, शीत अयनांत या विंटर सोलिस्टिस उसे बोला जाता है। और यहाँ पे ग्रीष्म अयनांत जब सूर्य यहाँ पे 23 डिग्री उत्तर की तरफ आ जाता है, 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा पे लंबवत हो जाता है। तो अब बात आती है भारत में मानसून आता कैसे है और किस प्रकार यहाँ पे बारिश होती है। तो दरअसल होता क्या है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाले इसमें आप हम देख लेते हैं। जो यह एरिया है भारत का एरिया है, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, तिब्बत का पठार है, ये पठार भाग है। पठार भाग क्या होता है, एक जो मूल स्थल रूप है उससे थोड़ा उठा हुआ भाग जो होता है वो पठार कहलाता है। तो जो पठार का भाग है, पठार, अब सूर्य धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ हम मान के चलते हैं कि सूर्य अब 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ आ रहा है, यानी कि मार्च से और जून का समय हो जाता है। और जो पठार वाला जो भाग है उसमें जब सूर्य आता है जून में, जब वहाँ तक सूर्य लंबवत हो जाता है तो यहाँ पे काफ़ी गर्म हो जाता है, यह भाग पठार वाला भाग है। और यहाँ से जो हवाएं हैं, और गर्म होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर लो है। ठीक है, और यहाँ पे जो समुद्र वाला एरिया है इस समय टेम्परेचर यहाँ पे उसके मुकाबले, जो पठार वाला या जो स्थलीय क्षेत्र है उसके मुकाबले यहाँ पे टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है एयर का हाई, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से अब जो हवाएं हैं वो इधर की तरफ आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे गर्म हवाएं हैं, जो तिब्बत का पठार वाला जो एरिया है वहाँ पे गर्म हवाएं हैं, और गर्म हवाएं जो ऊपर उठती हुई आती हैं, वो गर्म हवाएं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार यह होता है। ये मान के चलिए तिब्बत का पठार है, और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और पठार में क्या हो रहा है, जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं इस प्रकार से, और यह क्षोभ सीमा है। ठीक है, ट्रोपोपॉज है, यहाँ पे वो हवाएं पहुँचती हैं, यहाँ पे पहुँच के वो हवाएं, अब यह हवाएं मुड़ जाती हैं। ठीक है, मुड़ गई हवाएं, अब इनको क्या चाहिए, ये इधर की तरफ मुड़ने लग जाती हैं, इधर की तरफ आने लग जाती हैं ये हवाएं ट्रोपोपॉज से। और ये जो ये वाला एरिया है, ये आपने देखा होगा, तो ये यहाँ पे मेडागास्कर वाला एरिया है, यहाँ पे आपका जो है वह है साउथ अफ्रीका वाला, जो अफ्रीका वाला एरिया है, साउथ अफ्रीका नहीं कहूँगा, लेकिन जो अफ्रीका वाला, अफ्रीका महाद्वीप की तरफ हो मुड़ जाती हैं। तो यहाँ से ये तिब्बत का पठार है, यह भारत है, और यह समुद्र वाला इलाका है। तो यहाँ से हवा उठ के समुद्र वाले इलाके में आप पहुँच रही है। हवा जब यहाँ पहुँच जाती हैं, जैसा कि उस चित्र में दिखाया है, हवा जब यहाँ पहुँच जाती हैं, यहाँ से उठ के हवा जब इधर की तरफ पहुँच जाती हैं, ठीक है, अरेबियन सागर की तरफ, अरेबियन सी नहीं, हिंद महासागर में जब इंडियन ओशन में हवाएं पहुँच जाती हैं, और जो ये वाला एरिया यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो जो इधर वाला जो एरिया है जो अफ्रीका वाला एरिया है उसके पास में मेडागास्कर है, तो वहाँ तक हवाएं पहुँच जाती हैं। और हवाएं जब पहुँचती हैं, ये अगर हम मान के चलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर है, तो वहाँ जब हवाएं पहुँचती हैं तो हवाएं फिर अब धीरे धीरे हवाएं मुड़ने लग जाएंगी, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो 0 डिग्री इक्वेटर कौन सा है, लो प्रेशर वाला एरिया है, और जो ये वाला एरिया है ये हाई प्रेशर वाला एरिया है। तो हवाएं इधर की तरफ मुड़ने लग जाएंगी। देख लेते हैं एक बार, ये है, तो हवाएं अब इधर से इस क्षेत्र से शुरू हो गई चलनी, इस दिशा में शुरू हो गई हैं, हवाएं चल रही हैं। और भारत का जो इलाका है वो ये वाला एरिया है। अब हवाएं जैसी ही 0 डिग्री इक्वेटर पे पहुंचती हैं तो एक बल होता है कोरियोलिस फोर्स, आपने सुना होगा, कोरियोलिस बल एक होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल लगता है और हवाओं की दिशा में बदल देता है। यहाँ से तो यह हवाएं की दिशा जो है यह बाईं तरफ चलती हैं, लेकिन जैसे ही ये 0 डिग्री से ऊपर इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं तो ये अपनी दिशा बदल देती हैं और यह दाहिनी तरफ चलने लग जाती हैं। ठीक है, और हवाएं जब इस तरह से हवाएं अब इस डायरेक्शन में चलने लग गई हैं, यहाँ से हवाएं आई, आर्द्र हवाएं हैं वो चलने लग गई है, गर्म हवाएं हैं और वो चलने लग गई हैं और भारत की तरफ वो पहुँच गई हैं। ये देखिए, ये हवाएं अब यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। इस प्रकार से हवाएं आप, और हवाएं को अब 2 ब्रांचेज बन जाएगी यहाँ पे। जो ये वाला एरिया है, हवा जब इधर से आ रही है तो कुछ हवाएं इधर की तरफ मुड़ जाती हैं और कुछ हवाएं इधर की तरफ मुड़ जाती हैं। ये वाला एरिया है अरब सागर वाला और ये है बंगाल की खाड़ी वाला एरिया।
तो अब हवाएं यहाँ से किस प्रकार अंदर आएंगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से हवाएं कुछ इधर आई, कुछ इधर चली गई। ये अरब सागर है और ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। तो हवाएं अब इधर की तरफ आती हैं। ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है पूरा। पश्चिमी घाट में क्या होगा कि पश्चिमी घाट में भी काफ़ी सारे पहाड़ होते हैं, पहाड़ हैं, तो पहाड़ों से हवाएं टकराती हैं और अंदर की तरफ ज़्यादा घुसती नहीं है हवाएं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ हैं और यहाँ पे बारिश कराती है। यहाँ पे बारिश चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है बारिश को, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। फिर इधर वाले यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ पे केरल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे आम्र वर्षा होती है। और ये वाली जो बारिश है यहाँ पे वो क्या कहलाती है, काल बैसाखी भी बारिश कहलाती है। वो काल बैसाखी क्यों कहलाती है, क्योंकि उस समय फसलों के लिए वो हानिकारक भी हो जाती है कई बार, तो इसलिए काल बैसाखी वो वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है, बंगाल वाला, वहाँ पे वो काल बैसाखी कहलाती है। यहाँ पे आम्र वर्षा और यहाँ पे चेरी ब्लॉसम। तो अब हम देखते हैं हवाएं किस तरह अंदर आ रही है। यहाँ पे पश्चिमी घाट पे वो एकदम जोर की बारिश कराती है, और जब इधर बारिश होती है तो तब समझते हैं हम कि भारत में अब मानसून आ चुका है और कुछ समय के लिए हमें बस इंतजार करना है और गर्मी से अब निजात मिल जाएगी, यानी कि बारिश शुरू हो जाएगी हर क्षेत्र में। तो अब यहाँ पे टकरा के वो जोर की बारिश कराती है। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है उसकी, पहली शाखा तो यहाँ पे टकरा के बारिश करा रही है पश्चिमी घाट में, दूसरी शाखा जो हवा की है वो जो ये नर्मदा और तापी वाला जो क्षेत्र है वहाँ से अंदर घुसती है और वहाँ से अंदर घुसते हुए इस क्षेत्र में बारिश कराती है। उसके बाद तीसरी शाखा जो है वो गुजरात वाला जो तटीय क्षेत्र है वहाँ से अंदर घुसते हुए यहाँ पर अरावली की श्रेणियाँ हैं। ठीक है, अरावली की श्रेणियाँ के समांतर चलती हैं, टकराती नहीं है अरावली से, इसलिए राजस्थान में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। वो समांतर चलती हुई आगे बढ़ती हैं और जो हिमाचल उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे वो बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर से ऊपर की भी बारिश हो जाती है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर की भी बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे वह बारिश कराती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में भी बारिश होती है। और जो ये वाला क्षेत्र है अभी हम ठीक है, इसकी 3 ब्रांचें हमने समझ ली। एक तो पश्चिमी घाट पहुंच रही है, दूसरी आपके नर्मदा तापी वाले क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए इधर एमपी वगैरह में बारिश हो रही है, तीसरी जो शाखाएं हैं वह अरावली से सीधे समांतर चलते हुए, यहाँ पर टकराने की कोई जगह नहीं है तो वो टकराती नहीं, इसलिए बारिश भी नहीं कराती। और हवाएँ क्या हैं, आर्द्र हैं, गर्म हवाएँ थी। आपने देखा कि किस तरह तिब्बत के पठार से उठ के वह हवाएँ हिंद महासागर में पहुँची और वहाँ से फिर वह मुड़ते हुई कैसी यहाँ पर आ रही हैं। तो हवाएं गर्म हैं, साथ में वो गर्म हवाएं होती तो आर्द्रता बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती हैं, यानी कि पानी बहुत जल्दी सोख लेती हैं और फिर धीरे धीरे जल्दी संघनित भी हो जाती हैं और बारिश करा देती हैं। तो पानी उनको पूरा मिला हुआ है, अरेबियन सागर है यहाँ पे, बंगाल की अरेबियन सागर है, बंगाल खाड़ी की तरफ हम आएंगे अभी दूसरी शाखाओं के बारे में। तो अरेबियन सागर से बहुत ज़्यादा पानी उन्हें मिल रहा है। साथ में जब वो आगे बढ़ रही है नर्मदा तापी वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे उन्हें पानी मिल रहा है, जो नदियों का पानी है वहाँ से उन्हें मिल रहा है। चंबल, सोन, बेतवा वगैरह काफ़ी सारी नदियाँ हैं, तो उनसे उन्हें पानी मिलता है और बारिश कराती हुई चलती हैं। तीसरी शाखा यहाँ पहुँच रही है जो उत्तराखंड हिमाचल क्षेत्र में, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्र में काफ़ी सारा बारिश कराती हुई और साथ में जम्मू कश्मीर के एरिया में पहुँचती है, हिमालय से टकराती हुई और बारिश कराती जाती हैं। अब आते हैं हम दूसरी शाखा के बारे में, जो शाखा इधर की तरफ आई थी, बंगाल की खाड़ी की तरफ। बंगाल की खाड़ी की तरफ शाखा जब पहुंचती है तो अब शाखा इधर की तरफ मुड़ती है। आगे जाते हुए जो ये वाला जो एरिया है, अब ये वृष्टि छाया प्रदेश है। कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वह वृष्टि छाया प्रदेश है, उसमें बारिश नामात्र की होती है। कब, गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि हवाएं सीधे समांतर चल रही हैं, इन पहाड़ियों के समांतर, यहाँ से टकरा नहीं रही हैं, समांतर चल रही हैं, तो समांतर चलने से बारिश नहीं होगी, क्योंकि जब वो टकराएगी और फिर बारिश वह करती है, तो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। तो सीधे हवाएं समांतर चलते 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 हवाएं पहुंच रही हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, जो सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र है उधर की तरफ वह पहुंच रही हैं और वहाँ से वह बंगाल में वर्षा कराती हुई आती हैं और धीरे धीरे यहाँ से वह बिहार, उत्तर प्रदेश और अंत में पहुँचती हैं दिल्ली। कौन सी इस, और फिर इधर वाली शाखा से, यानी कि पश्चिमी शाखा से वह मिल जाती हैं। और इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह, मैंने आपको बताया किधर से आ रही हैं, इधर से इस प्रकार से आ रही हैं, तो ये दक्षिण पश्चिम की तरफ से आ रही हैं, तो इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसे कहा जाता है। उसके बाद यह मैंने आपको बता दिया, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आते हुए वह बारिश कराती हैं और दिल्ली में 60 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। ज़्यादा बारिश दिल्ली में नहीं होती, क्योंकि तब तक उनमें उतना जल रहता नहीं है, हवाओं में, आर्द्र हवाओं में जल बचता नहीं है, क्योंकि सब जगह बारिश कराते हुए आ रही हैं। अब जल बचा नहीं है तो कम यहाँ पर बारिश होगी।
दूसरी जो इसकी शाखा, एक शाखा तो आपकी वापस बंगाल की तरफ मुड़ गई, सुंदरवन डेल्टा से अंदर घुस गई। दूसरी शाखा जो है वह बांग्लादेश से होते हुए, बांग्लादेश में कोई पहाड़ियाँ हैं नहीं, तो बारिश कराने का तो सवाल ही नहीं होता, तो इसलिए वो सीधे घुसती हैं किस वाले क्षेत्र में, जो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, यानी कि जो मेघालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे वह आपकी घुसती हैं हवाएं। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, आपको ज़्यादा नोट्स वगैरह नहीं समझना है, नोट्स बना के भी आपको रटना वटना कुछ नहीं है इसमें। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि मानसून कैसे आ रहा है, तो आप इजीली किसी भी पेपर में यह कर पाएंगे। नोट्स बनाने के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर समझ लीजिए कि कैसे यह हो रहा है। तो अब जो दूसरी शाखाएं हैं बे ऑफ बंगाल वाली, जो बंगाल खाड़ी वाली दूसरी शाखाएं हैं, वह मेघालय की तरफ बढ़ती हैं। और मेघालय में जो पहाड़ियाँ हैं, आपने सुना होगा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो वो कीप आकार की पहाड़ियाँ हैं। कीप अगर आपने देखी होगी तो कीप कुछ इस प्रकार से कीप होती थी, तो इस प्रकार की वह पहाड़ियाँ हैं। और जब हवा यहाँ आती है तो इस प्रकार से वह फंस जाती है और बाहर निकलने का उसको, बाहर वह निकल नहीं पाती है, तो हवाएं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फंस जाती हैं। ये देखिए आप, कीपाकार है, तो हवाएं यहाँ पे फंस जाती हैं और वह फिर वहाँ पे धीरे धीरे वर्षा कराने लग जाती हैं। सारी पहाड़ियों में वर्षा, और खासी का एक क्षेत्र है, जो खासी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, खासी का एक क्षेत्र है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। कौन सा क्षेत्र है? ये मौसिनराम विलेज है, मौसिनराम गाँव है। कहाँ पर है ये? मेघालय में। तो यहाँ पे लगभग 1200 सेंटीमीटर की बारिश भी वह कराती हैं, क्योंकि हवा अब फंस गई है और बाहर निकलने का उनको समय नहीं मिल रहा है, तो वह यहाँ पे फंसते हुए और काफ़ी ज़्यादा बारिश करा देती हैं। उसके बाद जब बड़ी मुश्किल से हवाएं बाहर निकलती हैं, तो सामने उन्हें क्या दिखता है? यह हिमालय का जो सिंटेक्सियल मोड है, यहाँ पे वो बारिश, अब यहाँ पे वो टकराती हैं हवाएं, क्योंकि अब हिमालय खड़ा है सामने, तो हवाओं को बाहर निकलने की हवाएं कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने की, लेकिन हवाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं। और वह क्या होता है, जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे वो हिमालय वाला जो एरिया है, तो हिमालय यहाँ पे बारिश कराना, तो वो निकलना चाह रही हैं हवाएं, लेकिन वो निकल नहीं पाती और हिमालय से टकरा के फिर वापस मुड़ जाती हैं। और फिर आप बारिश किधर कराएगी वो, तो जो ये वाला क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में वह बारिश कराती हुई चलती हैं। जो सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे वह बारिश करा देती है। और धीरे धीरे इस प्रकार हवाएं, अब हवाओं में पानी भी ज़्यादा नहीं बचा है, और धीरे धीरे सूर्य भी क्या हो रहा है, अब किधर की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है। सितंबर से सूर्य, अब सितंबर में सूर्य पहुँच गया इक्वेटर पे, ठीक है। यह आपको याद रखना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं कि सबसे दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो सितंबर और मार्च में मैंने आपको बता दिया है। 21 तारीख के आसपास, 21-22 तारीख के आसपास सितंबर और मार्च, क्योंकि सूर्य 0 डिग्री इक्वेटर पे रहेगा, इसलिए दिन और रात बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। और सबसे बड़ा दिन अगर हम यहाँ की बात करें, कर्क यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो उत्तर वृत्त है, उत्तरी गोलार्ध है, जो उसमें जो सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तो यहाँ पे कब आती है सूर्य, यहाँ पे 23.5 डिग्री इक्वेटर पे कब लंबवत होता है, तो जून में होता है। तो आपको देखना 21-22 जून के आसपास का टाइम है। सेम वही अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो दिसंबर में यहाँ पे सूर्य लंबवत होता है मकर रेखा पे 23.5 डिग्री साउथ में, वह होता है साउथ में। तो कौन सा दिसंबर में होगा, 21-22 दिसंबर के आसपास का टाइम है। तो वही टाइम है। बस आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपने बस आप समझ जाएंगे कब कहाँ पर सूर्य आ रहा है, कब कहाँ पर लंबवत हो रहा है, और कब कहाँ पे दिन रात बराबर होंगे, या फिर सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। तो यह बारिश कराते हुए यहाँ पे आते हैं। अब उसमें धीरे धीरे सूर्य कहाँ पे आने लग गया, अब इक्वेटर पे सितंबर में अब सूर्य यहाँ पहुँच चुका है। अब धीरे धीरे शरद ऋतु, हमारे जो भारत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे शरद ऋतु शुरू हो जाएगी और मानसून अब लौटने लगेगा। लौटता हुआ मानसून क्या कराता है, कहाँ पे बारिश कराता है? तमिलनाडु में वह बारिश कराता है। तो तमिलनाडु में बारिश किससे होती है? लौटते हुए मानसून से। आपने यह याद रखना है। और इस प्रकार अब यहाँ पे धीरे धीरे सूर्य क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि मौसम क्या है, ठंडा होने लग जाएगा। और धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ, प्रेशर हाई। सीधी सी बात है, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। और जो उसके बाद मैंने आपको जेड धाराएं भी सबसे पहले बताई, तो वो जेड धाराएं में धीरे धीरे इधर आने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य जब आता है उनके नज़दीक तो जेड धाराएं फिर भागने लगती हैं सूर्य से दूर, और सूर्य फिर उनसे दूर जाने लगेगा तो फिर वो वापस आने लग जाती हैं। और यहाँ पर वो हवाएँ बहुत, जेड धाराएँ बहुत तेज़ हवाएँ होती हैं, तो यहाँ पर बैठने लग जाती हैं, प्रेशर हाई हो जाता है और फिर हवाएँ यहाँ से वापस
अब लो प्रेशर की तरफ हवाएं कहाँ से चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो हवाएं अब वापस होने लग जाती हैं। और जो जेट धारा है उससे भी यहाँ पे सर्दी में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है उसके, वो जेट धाराएं जो भूमध्य सागर से लेते हुए पानी लेते हुए आप पहुँचती हैं। तो वो एक अन्य टॉपिक है, किसी और दिन हम उस पर बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ कैसे बनता है और उसमें किस प्रकार वर्षा होती है। तो अब यह लास्ट में देख लिया आपने कि अब सितंबर का टाइम आ गया है, तो सितंबर का टाइम आ गया है तो ये 0 डिग्री इक्वेटर ये सितंबर वाला टाइम है और यह जून वाला टाइम है। तो अब धीरे धीरे वो सावधान हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिण गोलार्ध की तरफ सूर्य जा रहा है। तो अब हाई प्रेशर से प्रेशर का हाई बन गया, टेम्परेचर कम हो गया भारत में, और अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार दोस्तों भारत में मानसून आता है, किस प्रकार से आता है एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं। तो ये सबसे पहले जो गर्मियाँ शुरू हुई, ठीक है, मार्च से जून का समय है, शुष्क मौसम है यानी कि शुष्क गर्मी है, तिब्बत का पठार है, वहाँ से हवाएं उठ रही हैं, गर्म हवाएं क्षोभ सीमा तक पहुँच रही हैं। क्षोभ सीमा से होते हुआ सीधे पहुँचती हैं कहाँ, हिंद महासागर में जो मेडागास्कर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पहुँचती हैं। उसके बाद जो कोरियोलिस बल होता है वो उसको इधर की तरफ धकेलता है, ठीक है, और उसके जैसे वो 0 डिग्री इक्वेटर पे आती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण वह इधर की तरफ मुड़ जाती हैं। अब वह धीरे धीरे पानी यहाँ से अरब सागर या जो बंगाल खाड़ी वहाँ से पानी ग्रहण करते हुए भारत की तरफ आता है। भारत में पहुँचता है, 2 शाखाएं बनती हैं, एक पहुँचती है अरब सागर की तरफ, दूसरी पहुँचती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। अरब सागर वाला जो क्षेत्र है वह सबसे पहले पश्चिमी घाट में बारिश कराता है, पश्चिमी घाट, दूसरा नर्मदा तापी वाले क्षेत्र से वह दूसरी शाखा आगे बढ़ती हुई जाती है, और तीसरा जो गुजरात के तटीय क्षेत्र हैं, गुजरात तट से वह आगे बढ़ता है। 3 शाखाएं ये हो गई, एक शाखा, 2 शाखा और तीसरी शाखा। दूसरा वाला जो शाखाएं हैं, जो मेन शाखा है दूसरी, वह बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। एक वह पहुंचती है सुंदरवन डेल्टा से अंदर की तरफ निकलती है, और दूसरा वह जाती है मेघालय की तरफ, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बारिश कराती है। तो बस जो 5 शाखाएं हैं यही आपने जानना है मौसम में, और यहीं से बारिश होती है। लौटते हुए मानसून के कारण जो वृष्टि छाया प्रदेश है वह कौन सा है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ के उसके समांतर हवाएं चल रही हैं, और वापस लौटते हुए मानसून से फिर यहाँ पे बारिश आपकी होगी। बस यही है भारत का मानसून, और इसमें एल नीनो ला नीना की कैसे प्रभाव करता है तो वह एक अन्य टॉपिक हो जाएगा, किसी दिन हम उस पर भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ला नीना और एल नीनो क्या है और वह किस प्रकार भारत के मौसम में या मानसून में प्रभाव डालता है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं,